गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, जय जोहार, जय झारखंड। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये महान राजनीतिक चिंतक, विचारक, फिलोसफर, पॉलिटिकल थिंकर, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आधुनिक राजनीतिक विचारक मैकियावेली की। आज का पूरा टॉपिक मैकियावेली के विचार, उससे जुड़े हुए मुख्य बातें, एवरीथिंग विल बी क्लियर। This is very important for all the political science optional paper as a UPSC candidate and PCS. But इसके अलावा और भी जो इच्छुक व्यक्ति हैं, जानकार, जिन्हें जानकारी इकट्ठा करने का खूब शौक है, उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, लगातार देखिए, सुनिए और आगे बढ़िए। इसका नाम है निकोला मैकियावेली। मैकियावेली मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतन में पंथ निरपेक्ष मानवतावाद की जो प्रवृत्ति है वो कितनी हावी है, मानव किस प्रकार से विवेकपूर्ण, गरिमापूर्ण और ऑटोनॉमी पसंद व्यक्ति होता है। व्यक्ति ही सब कुछ है, व्यक्ति ही स्वयं में साध्य है और बाकी सब कुछ उसके चारों तरफ लिपटे हुए हैं। मतलब व्यक्ति स्वयं ही साध्य माना गया है और बाकी चीज़ उनके सामने गौण होता है। चाहे धर्म हो, चर्च हो, राजनीति हो, विज्ञान हो, सब कुछ, नैतिकता वैतिकता कुछ नहीं, केवल और केवल व्यक्ति। तो व्यक्ति के विचारों को मैकियावेली ने किस प्रकार से प्रस्तुत किया है, हम लोग सब कुछ समझेंगे। इससे पहले कुछ बैकग्राउंड, जैसा कि आप जानते हैं कि मैकियावेली जो है वो उनका जो समय पीरियड है वो 1469 से 1527 का समय है, ठीक है। और अगर कहे तो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास में मैकियावेली एक ऐसा पॉइंट पर खड़ा हुआ है जहाँ से मध्यकाल को आधुनिक काल से अलग किया जा सकता है। मतलब एक ट्रांजिशन पीरियड में है। मैकियावेली के समय यूरोपीय समाज मध्यकालीन था, क्योंकि एक और धर्म अर्थात ईसाई धर्म की प्रधानता थी, तो दूसरी ओर राज्य और सम्राट की प्रधानता थी, तो दोनों में टक्कर होता था, ठीक है। दोनों के बीच सत्ता का बंटवारा हुआ चुका था। उस समय यूरोप समाज की अर्थव्यवस्था कृषि से जुड़ी हुई थी। व्यक्ति संतोषी और संतुष्ट था। मैकियावेली के सामने आधुनिक युग था, लेकिन जैसे जैसे मैकियावेली का युग गुजर रहा था, जहाँ से धर्म की शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन अपनी पृष्ठभूमि तैयार कर रहा था। उभरता आधुनिक समाज एक ऐसा समाज था जहाँ पर नए नए आविष्कार हो रहे थे। व्यक्ति परलौकिक जीवन से उन्मुख होकर, मतलब परलौकिक बकवास है, कुछ नहीं ये सब, केवल और केवल लौकिक जीवन के सभी सुख सुविधाओं का आनंद लेने के लिए राजी था, एग्री था। पूंजीवादी प्रवृत्ति या स्वभाव, व्यक्ति का पूंजीवादी समाज के लिए वातावरण तैयार हो रहा था। इसी समय मैकियावेली आधुनिक चिंतन का पहला विद्वान बनकर उभरता है, जिसने राजनीतिक विज्ञान को पहली बार स्टेट शब्द दिया और फिर उसने कहा कि राज्य के अधीन धर्म आ गया है। मैकियावेली राज्य के संबंध में कहता है कि राज्य की सुरक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है और उसके ऊपर कोई राजनीतिक और कोई भी नैतिकता काम नहीं करती है। धर्म और नैतिकता सबको साइड में रखिए और सबसे ज़्यादा जरूरी जो है वो है राज्य की सुरक्षा। अगर हम लोग मैकियावेली के कुछ कोटेशन को देख लें तो बहुत ही अच्छा होगा कि मैकियावेली ने क्या कहना है कि पॉलिटिक्स हैव नो रिलेशन टू मोरल्स, अर्थात ये जो नैतिकता है ना, उसका राजनीति में कोई जगह नहीं है। राजनीति करने के लिए आपको अनैतिक होना पड़ेगा, अत्याचारी होना पड़ेगा, कुकर्मी होना होगा, पापी होना पड़ेगा, सब कुछ भूलना पड़ेगा। इतना बुरा तरह से मनुष्य को परिभाषित करने की क्या जरूरत है? आखिर मैकियावेली ने ऐसा क्यों किया? तो उससे पहले हम लोग छोटे बातें और जानेंगे कि पुनर्जागरण देखें। पुनर्जागरण का सीधा अर्थ होता है पुनर्जन्म। 15वीं शताब्दी में इटली के नगर फ्लोरेंस में पुनर्जागरण प्रारंभ होता है। होता क्या है कि पुनर्जागरण एक ऐसा संक्रमण काल है जहाँ पर धर्म, विद्या, चर्च और त्याग में जीवन पर बल देने वाली जो मध्यकालीन की विचारधारा थी उसको कुचल दिया गया और आधुनिक युग के वैज्ञानिक, संदेहवादी, व्यक्तिवादी सोच पर बल देने वाली प्रवृत्ति को आगे बढ़ावा दिया गया। इस युग में अगर देखा जाए तो आर्थिक क्षेत्र में नए नए व्यापारी वर्ग का उदय हो रहा था, राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद पतन की ओर जा रहा था, राष्ट्रीय राजतंत्रों की स्थापना, मानवतावादी दृष्टिकोण, वैज्ञानिक अप्रोच इत्यादि फैल रहे थे। इसी के साथ धर्म सुधार आंदोलन का मतलब होता है पुनर्जागरण आंदोलन के तुरंत बाद राजनीतिक दर्शन को जो एक नई दिशा मिला उसको कहते हैं
धर्म सुधार आंदोलन, जहाँ पर धार्मिक जीवन में धर्म के नाम पर जो शोषण हो रहा था, जो अत्याचार हो रहा था, जो अंधविश्वास गढ़े जा रहे थे, उसको समाप्त किया जा रहा था। ओके, इसी के बीच में एक मैकियावेली का और एक कोटेशन हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, कहता है कि द फर्स्ट मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द इंटेलिजेंस ऑफ द रूलर इज टू लुक एट द मैन ही हैज़ अराउंड हिम। किसी भी राजा या रूलर या शासक या प्रशासक का सबसे बड़ा, सबसे इंटेलिजेंस का सबसे पहला पैमाना होता है कि वो अपने आसपास होने वाली घटित घटनाओं को, रहने वाले लोगों की, उनकी विचारधाराओं को अच्छी तरह से समझ ले, ताकि उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उसको रेगुलेट किया जाए, कैसे उसको मैनिपुलेट किया जाए, ये जाना जा सके। और ये शासक के लिए तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। मैकियावेली की कुछ पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में अगर कहा जाए तो प्रिंस सबसे फेमस है। उसके अलावा इन्होंने द आर्ट ऑफ वार लिखा है, उसके अलावा डिस्कोर्सेस लिखा है। तो अब हम लोग बात करेंगे मैकियावेली का जो विचार है। इसी बीच में एक और कोटेशन हम पढ़ते हैं। देखिए मैकियावेली के बारे में कि पावर इज द पाइवोट ऑन विच एवरीथिंग हिंसेस। पावर एक ऐसी, मतलब शक्ति एक ऐसी साधना है, एक ऐसा मतलब तंत्र है, एक ऐसा धागा है जिसपे सभी कुछ लटका हुआ है। ही हु हैज द पावर, जिसके पास शक्ति है उसी का अधिकार है, वही सही है, वही सब कुछ है। जो कमज़ोर है उनका सब कुछ रॉन्ग है, उनका विचार, उनकी सोच, उनका तरीका, एवरीथिंग इज रॉन्ग इफ़ यू आर रॉन्ग। इफ़ यू आर रॉन्ग दैट मीन इफ़ यू आर वीक। यदि आप कमज़ोर हैं तो आप गलत हैं, अगर बड़ा है तो आप सब कुछ आपका सही है। तो मनुष्य के स्वभाव के बारे में ये कहा गया है। तो हम लोग आप मैकियावेली का जो मानव स्वभाव है, जिसने मानव स्वभाव पर उन्होंने क्या विचार व्यक्त किया, इसी के साथ एक और कोटेशन है। द प्रिंस मस्ट बी ए लायन। राजा को एक शेर की तरह, लेकिन उसको हर हालात में फॉक्स जैसा व्यवहार कब करना चाहिए। एक लोमड़ी की जो चतुर्बुद्धि होती है, किस प्रकार से वह अपने आप को जंगल के राजा के सामने भी अपने आप को बलवान समझती है, उसी के विचारधारा के आधार पर मैकियावेली कहता है कि मनुष्य का स्वभाव कैसा होना चाहिए और राजा का स्वभाव कैसा होना चाहिए। तो मनुष्य का स्वभाव के बारे में मैकियावेली का जो संपूर्ण राजनीतिक विचार है ना, वो केवल और केवल मनुष्य के विचारधारा पर टिका हुआ है, मनुष्य के स्वभाव पर टिका हुआ है। मानव स्वभाव के संबंध में मैकियावेली का विचार पूरी तरह से नेगेटिव है, नकारात्मक है। मैकियावेली मानव को लालची, धोखेबाज, दुष्ट, स्वार्थी, कामुक, पाखंडी, चंचल मानता है। वह मानता है कि मानव जो कुछ भी करता है ना, केवल और केवल लाभ से प्रेरित होकर करता है, क्योंकि मानव में जो परोपकारिता, ये हमदर्दी, ये दया, ये मानवता, ये सहिष्णुता, ये सभी जो गुण है ना, पाए ही नहीं जाते हैं। व्यक्ति बौद्धिकता के कारण ऐसा आचरण केवल दिखावे के कारण करता है। लोग केवल दिखावा करते हैं कि मैं गुण सॉफ्ट हार्टेड हूँ, दयालु हूँ, मददगार हूँ, ये सब बकवास बातें हैं। उसके दृष्टिकोण में मनुष्य ऐसा होता ही नहीं है। मानवीय मन हमेशा लालच और दुष्कर्म की ओर जाना जाता है। मैकियावेली के अनुसार मनुष्य पशु के जैसा है, वह केवल विवश किए जाने पर ही अच्छा व्यवहार करता है। लोभ, भय, शक्ति, स्वार्थ, अभिमान से प्रेरित होकर किसी कार्य को करता है। जब तक उसको किसी कार्य में फायदा, लालच नहीं दिखता है, वह उस कार्य को नहीं करता है। कहता है कि अगर आप पैतृक संपत्ति को छीनने वाले की अपेक्षा अपने पिता के कातिल को आसानी से भुला जा सकता है। मैकियावेली इस प्रकार से मनुष्य को परिभाषित करने की कोशिश करता है कि अगर आप किसी व्यक्ति के संबंधों को या रिश्तेदारों को मार दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसकी संपत्ति, उसके धन पर आपने अगर हाथ डाला तो वो व्यक्ति आपको कभी नहीं भूलेगा। मानव स्वभाव की इन विशेषताओं का कारण मैकियावेली निरंकुश शासन का समर्थन करता है। उसके दृष्टिकोण में देखा जाए तो शक्ति ही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा इस प्रकार के मनुष्य, इस प्रकार की समाज व्यवस्था को कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये सारे बातों को जो मैंने बताया मनुष्य के स्वभाव के बारे में, मैकियावेली के दृष्टिकोण जो इतने गंभीर है, इतने मतलब नेगेटिव है, क्यों है? तो इनका एक दृष्टिकोण देखा जाए तो एक पक्षी है, व्यक्तिगत है, निराशावादी है, पूर्वाग्रह से मतलब ग्रस्त है। क्योंकि मानव प्रवृत्ति इतनी बुरी नहीं होती है। मनुष्य में भी तो नैतिकता होता है, चरित्रवान लोग होते हैं, संयमी होते हैं, कुछ गुणी होते हैं। हालांकि इसने जो कुछ देखा सब इटली के आधार पर उसने ऐसा वर्णन किया है। और फिर आपको मैं अब ले चलता हूँ धर्म और नैतिकता की ओर। मैकियावेली के दृष्टिकोण में धर्म और नैतिकता का क्या महत्व है, उससे पहले हम लोग एक और कोटेशन मैकियावेली का पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, ए साइन ऑफ इंटेलिजेंस इज एन अवेयरनेस ऑफ वंस इग्नोरेंस। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति का सबसे बड़ा खूबी होता है कि वह अपने अज्ञानता को समझता है, अपने
बखूबी से वो जानता है कि उसके अंदर क्या कमियां हैं। अगर आप अपने इग्नोरेंस, अपनी अज्ञानता को समझ रहे हैं तो आप बहुत ही चालाक हैं। अब हम बात करेंगे धर्म और नैतिकता के दृष्टिकोण में आखिर मैकियावेली का क्या कहना है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैकियावेली ने धर्म और नैतिकता के मध्य अंतर स्पष्ट कर दिया है। मैकियावेली का स्पष्ट कहना था कि धर्म ने मनुष्यों को उन मनुष्यों का शिकार बना दिया है जो अत्याचारी और अन्यायी थे। बहुत अच्छा बात कहा गया है मैकियावेली के द्वारा, जो आज बिल्कुल चरितार्थ होता है कि धर्म ने अच्छे मनुष्यों को उन मनुष्यों का शिकार बना दिया जो अत्याचारी और अन्यायी थे। मैकियावेली धर्म और नैतिकता के संबंध में दोहरा मापदंड स्वीकारता है। उसका कहना है कि व्यक्ति के लिए धर्म और नैतिकता और राज्य या राजा के लिए धर्म और नैतिकता अलग अलग होता है। व्यक्तिगत जीवन के लिए धर्म और नैतिकता जरूरी है। व्यक्ति को नैतिक होना चाहिए। प्रजा के लिए एकमात्र नैतिकता है, कर्तव्य है कि वो राजा की आज्ञा का पालन करे, जबकि राज्य या राजा को किसी भी धर्म, किसी भी नैतिकता या कर्तव्य के बंधनों से बंधने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राज्य जो कुछ कहता है वह नैतिक है या अनैतिक है। राज्य का आदेश एब्सोल्यूट है। राज्य इस बात का अधिकार है कि वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए चाहे जो भी साधन समझे उचित उसका वह अपना ले। राजा को समान स्थिति में नैतिकता का पालन करना चाहिए, लेकिन विपरीत स्थिति में राज्य के हित के लिए नैतिक या अनैतिक किसी भी साधन को अपना लेना चाहिए, चाहे वह नैतिक हो अनैतिक हो, लेकिन जरूरी यह है कि राज्य सुरक्षित रहे। अगर राज्य सुरक्षित रहेगा, इसके लिए चाहे कोई भी कदम उठाना है, कोई दिक्कत नहीं है। राजा सच्चा या कुशल शासक वही है। एक अच्छा शासक, एक अच्छा कुशल शासक वही माना जा सकता है जो शेर के समान शक्तिशाली है और लोमड़ी के समान चालाक है। मैकियावेली धर्म और नैतिकता के ऊपर राज्य की सुरक्षा और हित को मानता है। राज्य की सुरक्षा और उसका हित सर्वोपरि है, धर्म और नैतिकता उसके नीचे आते हैं। अगर आपको किसी को कहा जाए कि आप अगर सुरक्षा, आप अपनी आत्मसंरक्षण अर्थात अपने राज्य की सुरक्षा चाहते हैं या नैतिकता चाहते हैं, मॉरलिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट देन दैट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू मैकियावेली। और ये सही भी है। आज के अगर आप पॉलिटिक्स को ध्यान से देखिएगा, विदेश नीति को देखिएगा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पूरी तरह से यही तो सिद्धांत अपनाया जाता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द बेस्ट ऑन इंटरनेशनल पॉलिसी जो है वो वास्तव में वो राष्ट्रहित पे टिका हुआ है, नेशनल इंटरेस्ट पे टिका हुआ। और नेशनल इंटरेस्ट के सामने अगर मॉरलिटी आती है, ह्यूमन राइट्स आते हैं, तो वो सब बोना फीका पड़ जाता है। नेशनल इंटरेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इफ यू नो अबाउट दैट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, you have to be know about the national policy, I mean national interest. राजा को कहा जाता है कि जरूरत के अनुसार साम, दाम, दंड, भेद, झूठ, धोखा, पाखंड किसी भी उपाय को अपनाना पड़े तो सब कुछ अपना ले, लेकिन लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए। आपके साधन कितने बेकार हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, साध्य अर्थात लक्ष्य प्राप्त होना जरूरी है। यहाँ पर साधन की पवित्रता की बात नहीं कही गई है। पवित्र बात यह है कि आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सक रहे हैं कि नहीं। लेकिन मैकियावेली के विचार महात्मा गांधी के विचार से विपरीत है। महात्मा गांधी साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पर बल देते थे, लेकिन यहाँ पर तो पूरी तरह से अपोजिट दिख रहा है। मैकियावेली का कहना है कि देखिए, शासक को ऐसे गुण संपन्न होने की वकालत करना चाहिए तथा दिखावे के लिए शिष्ट मनुष्य का गुण चर्चा करना चाहिए। इसी के साथ साथ अब आते हैं राजनीति और नैतिकता के संबंध में क्या कहना है। मैकियावेली एक यथार्थवादी और राष्ट्रवादी विचारक है जो राजनीति को धर्म, नैतिकता और अनैतिकता की व्याख्या से अलग रखता है। प्रश्न उठता है कि मैकियावेली जिन कारणों से राजनीति को धर्म अलग क्यों रखना चाहता है। राजनीति और धर्म तो एक दूसरे का मिला जुला होना चाहिए, लेकिन वह धर्म को इसलिए पृथक रखना चाहता है क्योंकि उसका सीधा कहना है कि राज्य पर नैतिक नियमों को लागू करना असंभव है। राज्य पर कोई भी नैतिक नियम लागू नहीं होता है। राज्य की सुरक्षा ही सबसे बड़ा नैतिक कर्तव्य है। वह राज्य को नागरिकों से उच्च धरातल पर रखता है। तो राज्य सर्वोपरि है। राजा सबसे ऊपर है, उसके अधिकार सबसे ऊपर है, उसके नीचे सब कुछ आता है। राज्य में शांति, एकता कायम करने के लिए मनुष्यों के स्वार्थ, उनके जो बेकार नीतियां हैं, बेकार जो तरीके हैं, बेकार जो सोच है, उस पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य नैतिक साधनों का प्रयोग करे, ये ठीक है। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो कुछ भी करे, कोई दिक्कत नहीं है। राज्य की सुरक्षा ही सबसे ज़्यादा है भैया, ज़्यादा जरूरी है।
राजनीति में अनेक उलझे प्रश्नों को सुलझा दिया जाता है, जबकि धर्म और नैतिकता अक्सर इसमें असफल हो जाते हैं। इसलिए पॉलिटिक्स करते समय आप धर्म और नैतिकता का सहारा लेके मनुष्यों को और अपने जनता को मूर्ख बनाइए। स्वयं मूर्ख मत बन जाइए, स्वयं डरिए मत। राज्य तो वास्तव में एक कृत्रिम संस्था है जो मनुष्यों ने अपने स्वतंत्रता के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए बनाया है। मैकियावेली का कहना है कि मनुष्य स्वभाव से अनंत इच्छाएं रखता है, उनकी इच्छाएं तो इन्फिनाइट है, और इसके अतिरिक्त संतोष के लिए राज्य की उत्पत्ति अनिवार्य है। मैकियावेली राज्य के संबंध में जो कुछ विचार देता है वह इटली की तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कहता है। अगर इटली की परिस्थितियों को ध्यान में देखा जाए तो वास्तव में मैकियावेली बिल्कुल ही सही है, क्योंकि इटली चारों तरफ से शत्रु देश से घिरा हुआ था। फ्रांस, स्पेन लगातार उस पर हमला कर रहे थे, वहाँ के लोग आपस में झड़ रहे थे, लगड़ रहे थे। तो शासक को कोई भी धार्मिक आड़ में कुछ भी कर सकता है। आदर्श राजा वो है जो निष्ठुर है, बहरूपिया है, हृदयहीन है, शैतान का प्रतिरूप है। शासक को कोई भी कार्य धार्मिक आड़ में आराम से कर सकता है। धार्मिक धर्म का सहारा लेके किसी को भी बुड़बक बनाओ। राज्य का हित शासक के लिए सर्वोपरि होना चाहिए। जनता को डराकर, भय पैदा करके नियंत्रण रखो, ना कि प्रेम के प्रभाव से। प्रजा को राजा से प्रेम करना उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि डरना। अतः बुद्धिमान शासक को उसी चीज पर विश्वास करना चाहिए जो उसके हाथ में है। अब प्रश्न उठता है कि मैकियावेली अपने युग का शिशु किस प्रकार से है। मैकियावेली को जनरली कहा जाता है कि वो अपने युग का शिशु है। तो इसके बारे में डनिंग अपनी पुस्तक में कहते हैं कि उस पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज। हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज एंशिएंट एंड मेडाइवल में मैकियावेली को अपने युग का शिशु बताया गया है। वैसे तो सभी राजनीतिक विचारक अपने समय का शिशु होता ही है, मतलब उसके विचार, उसके जो सोच होती है वो वास्तव में उस तत्कालीन परिस्थितियों में जो कुछ हो रहा है उसके प्रभाव उनके मस्तिष्क पर पड़ जाता है। लेकिन जितना प्रभाव मैकियावेली के विचार में पड़ा, सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक सभी परिस्थितियों का जो प्रभाव पड़ा, वो पूरी तरह से मैकियावेली को बदल के रख देता है। इटालियन समाज का पतन हो रहा था, इटली की राजनीतिक में फूट हो रही थी, ध्यान में देखा जाए तो राजतंत्र की स्थापना हो रही थी, इटली में राष्ट्रवाद की भावना लगातार बढ़ रही थी, पुनर्जागरण का काल था, धर्म सुधार आंदोलन हो रहे थे। सबका प्रभाव मैकियावेली के विचार में इतना गहरा पड़ा कि मैकियावेली पूरी तरह से बदल गया और उनके विचार पूरी तरह से मतलब पृथक हो गए, और एक नई सोच, एक नई अप्रोच राजनीतिक चिंतन के सामने आती है। अब ये मेरे द्वारा तैयार किया गया स्लाइड है कि अगर हम इसको शॉर्ट में समराइज करें तो आधुनिक व्यक्तिवादी युग का विकास मैकियावेली की सोच में दिखता है, और वो सोच जो है यूनानी और मध्यकालीन युग से बिल्कुल अलग है। मैकियावेली का युग भौतिक विचारधाराओं को प्रमोट करना है। विश्व को वो कहता है कि विश्व कुछ नहीं है, यांत्रिक है, ये मटेरियलाइज्म है, पूरी तरह से मटेरियल उपभोक्तावादी है, खाने पीने मौज मस्ती में पूरी तरह से संलग्न है। भौतिक जगत में सफलता प्राप्त करना, वस्तुओं की प्राप्ति करना मनुष्य का सबसे बड़ा उद्देश्य बन चुका है। ये लौकिक जीवन बेता अतार्किक है। ये लौकिक जीवन सब कुछ है, परलौकिक में कुछ नहीं है। जो है आज है, अभी है, सब कुछ अब होना चाहिए, कल की चिंता बिल्कुल मत करो। वैधानिक और राजनीतिक समानता पर उन्होंने जोर दिया, कानून का शासन की बात की, समाज में और राज्य की तुलना में व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया गया है। शासन कला पर मैकियावेली के विचार अगर देखा जाए, यूनानी युग में नैतिकतापूर्ण विचारों के बजाय, चूँकि यूनानी युग में नैतिकता पर बहुत बल दिया जाता था, उसने नैतिकता को आड़े रख के, साइड रख के अपने विचार प्रकट किए और यथार्थवादी विश्लेषण किया। यथार्थवादी का मतलब क्या जरूरी है, धरातल पर क्या रिक्वायरमेंट है, मैकियावेली का सबसे बड़ा योगदान है। हैकर तो कहता है, हैकर एक महान चिंतक, उन्होंने मैकियावेली के बारे में कहा कि मैकियावेली राजनीतिक विज्ञान के बजाय नीति विज्ञान का निर्माता है। किस प्रकार का नीति होना चाहिए, किस प्रकार की पॉलिसी होनी चाहिए, अपने शासन व्यवस्था में किस प्रकार के हथकंडे अपनाने चाहिए। राजनीतिक विज्ञान के सैद्धांतिक प्रश्नों के बजाय व्यवहारिक पक्षों को देखना, उससे सरोकार होना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी किताब प्रिंस में राजा कैसा होना चाहिए, एक शक्तिशाली सेंट्रलाइज इटली का निर्माण करने के लिए किस प्रकार से राजनीति में हिंसा, धोखेबाजी, छल कपट सभी को उसने उचित बता दिया। राजकुमार को एक सैनिक, एक राजनेता होना चाहिए जो इटली की एकता को कायम रख सके। मैकियावेली का उद्देश्य देखा जाए तो राज्य की सुरक्षा, शक्तिशाली बने रहना, एकता का निर्माण करना, मजबूत इटली हो सके। एक शक्तिशाली राजा ही एक शक्तिशाली इटली का निर्माण कर सकता है। एक राजा के अंदर शेर और लोमड़ी दोनों की गुण विद्यमान होनी चाहिए, जो बदलते हुए सामाजिक परिस्थितियों में
सत्ता में बने रहने के लिए राजा के इन गुणों का होना बहुत ही जरूरी है। अपनी किताब प्रिंस में संघर्ष के तरीकों का उल्लेख करता है। विधि द्वारा और शक्ति के द्वारा स्थापित होना चाहिए। विधि के द्वारा तब तक प्रयोग करना चाहिए जब तक शक्ति का इस्तेमाल मतलब अभी अवांछित है। अगर विधि के द्वारा सब कुछ हो जाता तो ठीक है, लेकिन अगर विधि के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है तो आप शक्ति का प्रयोग कीजिए। राजा को ज्ञानवान होना चाहिए। शेर और लोमड़ी जैसी बुद्धि होनी चाहिए। गुटबाजी से निजात पाने के लिए और संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए लोमड़ी जैसा बुद्धि। लेकिन अगर जब कभी क्रांति हो जाए, सत्ता विरोध कर दे, लड़ाई हो जाए, हिंसात्मक संघर्ष हो जाए, तो शेर का रूप धारण करना चाहिए। Okay, this is sufficient for this video. After first video of on Machiavelli, I would try my best to upload another video on Machiavelli about its different aspect. अलग अलग विचारों पर Machiavelli की जो और भी जो विचारधारा है उसको मैं स्पष्ट करूँगा। Watch this video 2 or 3 times, listen it very carefully. Machiavelli के बारे में इस तरह के जितने भी आपको कंसेप्ट क्रिएट होंगे आपको बहुत मददगार होंगे। थैंक यू।